हेलो वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूँ एडवोकेट करण मौर्य। आज हम लोग देखने वाले हैं अपना टॉपिक सीपीसी के एमसीक्यूज का पार्ट 1 है ये। ठीक है, इसमें 25 एमसीक्यूज देखेंगे और सबका आंसर आपको देना है। और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये आईबीपीएस एसओ के लिए इम्पोर्टेंट है, जुडिशरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एआईबी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाकी कोई एग्जाम में पूछा जाता है उसमें भी आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी को कवर करेंगे। क्वेश्चन 1 है हमारा, सीपीसी का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ किस धारा में दिया गया है? तो धारा 1 में दिया गया है, या धारा 2 में दिया गया है, धारा 3 में दिया गया है, या फिर धारा 4 में दिया गया है? बताइए। तो ये दिया गया है हमारी धारा 1 में। ठीक है, तो धारा 1 में इसका पूरा नाम सिविल प्रोसीजर कोड 1908 दिया गया है। कमेंसमेंट कहाँ है, ये पूरे इंडिया में लागू है, ये बोला गया है। ये सारी चीजें इसमें दी गई है। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, डिग्री की परिभाषा किस धारा में दी गई है? डिग्री कहाँ डिफाइन की गई? क्या सेक्शन 2 के सब क्लॉज 2 में दी गई है, सेक्शन 2 के सब क्लॉज 9 में दी गई, सेक्शन 2 के सब क्लॉज 12 में, या फिर 14 में? तो क्या क्वेश्चन है, आंसर है इसका? तो देखते हैं, ये दी गई है सेक्शन 2 के सब क्लॉज 2 में। ठीक है, डिग्री, और डिग्री होती क्या है, इसमें बेसिकली जो जजमेंट होता है उसके बिहाफ पर डिग्री बनती है। और इसमें अधिकार लिखे होते हैं प्रतिवादी और वादी को, जो भी न्यायालय की तरफ से अनुतोष वगैरह दिए गए हैं वो चीजें लिखी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3, सीपीसी की धारा 2(9) के अनुसार जजमेंट का क्या अर्थ है? तो जजमेंट का क्या अर्थ है? द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर, द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री, या फिर द रिटन कंप्लेंट फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ। तो इनमें से क्या है? तो ये है हमारा द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। ठीक है, और सेक्शन 29 में ये दिया गया है कि जो स्टेटमेंट होते हैं जज साहब देते हैं और डिक्री या फिर ऑर्डर के बिहाफ पर वो जजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच सेक्शन डिफाइंस ऑर्डर अंडर सीपीसी? सीपीसी के अंतर्गत ऑर्डर, आदेश की परिभाषा किस धारा में दी गई है? सेक्शन 214 में, सेक्शन 22 में, सेक्शन 29 में, या फिर सेक्शन 212 में? तो इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है हमारी? सेक्शन 214 में दी गई है। ऑर्डर, ऑर्डर होता क्या है? न्यायालय जो सिविल कोर्ट का कोई भी डिसीजन की फॉर्मल एक्सप्रेशन जो डिग्री ना हो वो ऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैशने प्रॉफिट्स जिसको बोलते हैं मध्यवर्ती लाभ की परिभाषा सीपीसी की किस धारा में दी गई है? तो वो किस धारा में दी गई है? सेक्शन 212 में दी गई है, सेक्शन 26 में दी गई है, सेक्शन 211 में दी गई है, या फिर सेक्शन 25 में दी गई है? व्हाट इज आंसर? तो ये हमारी दी गई है सेक्शन 212 में। मैशने प्रॉफिट्स होते क्या है? जो कि रॉन्गफुल तरीके से किसी की प्रॉपर्टी पे पोजेशन में रहना और वहां से प्रॉफिट्स वगैरह निकालना, छोटे मोटे, वो होते हैं मैशने प्रॉफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी फॉरेन जजमेंट का क्या मतलब सीपीसी की धारा 26 के अनुसार फॉरेन, विदेशी निर्णय का क्या अर्थ होता है? द जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट, द जजमेंट ऑफ एन इंडियन हाई कोर्ट, द जजमेंट ऑफ एन स्मॉल कॉज कोर्ट, या फिर जजमेंट पास्ट एक्स पार्टी? क्या आंसर होता है इसका? यस, द जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट। सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी डील्स विद, सीपीसी की धारा 9 किस विषय से संबंधित है? कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सूट्स, सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, स्टे ऑफ सूट से है, या फिर रेस जुडिकाटा से, या फिर प्लेस ऑफ स्विंग से है? क्या आंसर है इसका? तो ये है हमारा कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। ठीक है, ये एग्जाम में आ जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, चाहे बीपीएसएस हो या फिर एआईबी या जुडिशरी, किसी में भी सब में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है।
तो द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब्जुडाइज इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? न्यायाधीन बाद का सिद्धांत सीपीसी की किस धारा में दिया गया है? धारा 10 में, धारा 11 में, धारा 9 में या फिर धारा 151 में? किस में दिया गया है? तो वो दिया गया है धारा 10 में, सेक्शन 10 में दिया गया है। और बेसिकली रेस सब्जुडाइज होता क्या है? स्टे ऑफ सूट, एक सूट पहले से ही किसी न्यायालय में पेंडिंग है, कोई बात है जो पहले से ही किसी न्यायालय में पेंडिंग है, सेम उसी तरीके का बात जिसमें पार्टी भी सेम है, प्रॉपर्टी वगैरह भी सेम, इश्यूज भी सेम है, एक और दायर कर दिया था किसी और न्यायालय में, तो जो दूसरा दायर होगा नया वाला वो स्टे हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही एक जो है न्यायालय में सूट चल रहा है, बात चल रहा है, इसीलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वेश्चन 9, रेस जुडिकाटा का सिद्धांत सीपीसी की किस धारा में निहित है? तो किस धारा में निहित है? सेक्शन 11 या सेक्शन 10, सेक्शन 12 या फिर सेक्शन 13? क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट। तो ये है हमारा सेक्शन 11 में। इसका अर्थ क्या होता है? कोई निर्णय, जो कोई केस है जो कि पहले ही डिसाइड हो चुका है किसी न्यायालय से, ठीक है, सेम उन्हीं पार्टीज पे, उन्हीं इश्यूज पे जो है एक नया बात दायर कर दिया जाता है, तो फिर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लगता है। अब मेरे को आप ये बताइए कि रेस सब्जुडाइज और रेस जुडिकाटा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इसको कमेंट में आप लोग बताइए, ठीक है। एक मेन डिफरेंस पूछना है मेरे को आपसे, एक डिफरेंस जो कि क्या होगा इन दोनों के बीच का। मैंने आपको दोनों का ही बता दिया कैसे क्या क्या चीज इसमें लगती है, अब आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीपीसी की धारा 15 के अनुसार प्रत्येक बात कहाँ दायर किया जाना चाहिए? तो कहाँ दायर किया जाना चाहिए? द कोर्ट ऑफ द लोअर ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट, द कोर्ट ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड इन द डिस्ट्रिक्ट, द हाई कोर्ट हैविंग अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, या फिर एनी कोर्ट चूजन बाय द प्लेंटिफ? आंसर करिए इसका। तो इसका आंसर है हमारा द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई। जब भी हम कोई बात दायर करेंगे तो सबसे निचली जो अदालत होगी वहां से शुरू होता है बात, उसके बाद वो अपील वगैरह में या फिर रिवीजन वगैरह में पहुंचता है ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन, सीपीसी की धारा 2(5) फॉरेन जजमेंट को कैसे परिभाषित करती है? तो कैसे परिभाषित करती है? situated outside India and not established or continued by the authority of the central government। ऐसा कोई न्यायालय जो कि बाहर है इंडिया के और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ना ही स्टैब्लिश किया गया, ना ही उनकी अथॉरिटी में, उनकी पावर में। या फिर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया बट स्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाहर है इंडिया के लेकिन केंद्र सरकार ने उसको स्टैब्लिश किया है। सिचुएटेड विद इन इंडिया डीलिंग विद फॉरेन नेशनल्स, या फिर एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या है? इसका आंसर हमारा पहला, जो कि बाहर है इंडिया के और इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा स्टैब्लिश भी नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 211 ऑफ सीपीसी? सीपीसी की धारा 211 के अंतर्गत लीगल रिप्रेजेंटेटिव वैध प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो अ पर्सन who in law represents the state of a deceased person, including one who intermeddles with the state, only the eldest son of deceased, any pleader appointed by the deceased before death, फिर the executor name in the registered will only। आंसर इसका दो। तो इसका आंसर भी वन पहला ही है, अ पर्सन लॉ हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन इंक्लूडिंग वन हु इंटरमीडिएट्स विद द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीपीसी की धारा 13 के अनुसार विदेशी निर्णय कंक्लूसिव नहीं माना जाता यदि it has been obtained by fraud or is opposed to natural justice, it has been pronounced by a court of competent jurisdiction on merits, it is based on Indian law correctly applied, या फिर both parties voluntarily submitted to the foreign court's judgment jurisdiction। क्वेश्चन है, आंसर दो इसका। तो इसका आंसर है ए, इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और इज अपोज्ड टू नेचुरल जस्टिस। नेक्स्ट हमारा
अचल संपत्ति की वसूली से संबंधित बात किस धारा के अनुसार उस स्थान की अदालत में दायर किए जाते हैं जहां संपत्ति स्थित है? तो ये कहाँ दिया गया है? धारा 16 में दिया गया है, या फिर धारा 20 में, या धारा 19 में, या फिर धारा 15 में? क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 16 में दिया गया कि जहां पर भी प्रॉपर्टी है वहीं पर सूट वाद दायर किया जाएगा। सीपीसी की धारा 20 एक अपशिष्ट प्रावधान है जो वाद दायर करने की अनुमति कहाँ देती है? तो the defendant resides or carries on business or the cause of action arises, या फिर only where the plaintiff resides, only in the high court of the state, only where the contract was registered। तो कहाँ देती है ये? तो ये देती है हमारी a defendant resides on carries or carries on business or cause of action arises। As per section 21 of CPC, an objection as to the place of jurisdiction should be taken। सीपी की धारा 21 के अनुसार स्थान संबंधी क्षेत्राधिकार पर आपत्ति कब उठाई जानी चाहिए? तो एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जनरली एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशूज, at any stage even for the first time in the Supreme Court, only after the final decree is filed, या फिर only during execution of proceedings। तो किस में उठाई जानी चाहिए ये बताइए आप लोग। तो ये उठाई जानी चाहिए एट दी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जनरली एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वादों को स्थानांतरित और वापस लेने की सामान्य शक्ति किस धारा के तहत हाईकोर्ट या जिला न्यायालय में निहित है? तो कौन सी धारा? सेक्शन 24, सेक्शन 22, सेक्शन 23, या फिर सेक्शन 25? तो ये है हमारी धारा 24। धारा 24 में दी गई ये वाली शक्ति। सीपीसी की धारा 26 के अनुसार प्रत्येक वाद कैसे दायर किया जाता है? द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, या फिर एन ओरल कंप्लेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट, या फिर रजिस्टर्ड नोटिस टू द डिफेंडेंट, या फिर एन एफिडेविट फाइल्ड बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो कैसे दिए दायर किया जाता है? तो वो दायर किया जाता है द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेनेशन 4। सीपीसी की धारा 11 के स्पष्टीकरण 4 कंस्ट्रक्टिव रिलायंस जुडिकाटा के अनुसार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, ध्यान देना इस वाले क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनी मैटर विच माइट एंड ought to have been made a ground of attack or defense in the former suit shall be deemed to have been directly or substantially in issue। Res judicata applies to only to express matters expressly decided, not to matters that could have been raised। Constructive res judicata applies only to criminal proceedings, if a matter not raised in the former suit can always be raised afresh। तो इसमें से आंसर कौन सा है बताइए। तो इसका आंसर हमारा एनी मैटर विच माइट नॉट एंड ought to have been made a ground of attack or defense in the former suit shall be deemed to have been directly and substantially in issue। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सीपीसी की धारा 14 के अंतर्गत क्या अवधारणा दी गई है? तो धारा 14 के अंतर्गत क्या अवधारणा दी गई है? द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द फॉरेन जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स ऑन रिकॉर्ड, या फिर एवरी फॉरेन जजमेंट इज ऑटोमेटिकली वॉइड इन इंडिया। Foreign judgments require ratification by Supreme Court, या फिर a foreign judgment cannot be presumed without a certified translation। क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर हमारा ए। नेक्स्ट हमारा, अंडर सेक्शन 22 ऑफ सीपीसी वेयर अ सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट अ डिफेंडेंट मे अप्लाई फॉर ट्रांसफर। सीपीसी की धारा 22 के अनुसार जब वाद एक से अधिक न्यायालयों में दायर किया जा सकता है तो प्रतिवादी स्थानांतरण के लिए कब आवेदन कर सकता है? After giving notice to the other parties at the earliest possible opportunity, only after the final judgment is derived, only with the consent of plaintiff, या फिर only before the Supreme Court directly। ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए क्या है।
तो इसका आंसर है आफ्टर गिविंग नोटिस टू अदर पार्टीज एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इसका इंग्लिश में मैंने वर्जन लिख रखा है, अगर आपको हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो नीचे लिखा हुआ है सीपीसी 22 के अकॉर्डिंग जहां सूट एक से ज्यादा कोर्ट्स में इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, डिफेंडेंट दूसरी पार्टीज को नोटिस देकर सूट को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, वो भी अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सीपीसी की धारा 34 डिग्री पारित करते समय न्यायालय को ब्याज के संबंध में क्या अधिकार देती है? ऑन द प्रिंसिपल सम फॉर द पीरियड प्रायर टू सूट पेंडेंटिलिटी एंड फ्यूचर इंटरेस्ट टिल पेमेंट एट अ रेट द कोर्ट डीम्स रीजनेबल, या फिर ओनली फॉर द पीरियड आफ्टर द डिग्री इज फुली सेटिस्फाइड। इंटरेस्ट कैन नेवर बी ग्रांटेड फॉर द पीरियड बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट्स। इंटरेस्ट इज फिक्स्ड कंपल्सरी एट 6% इन सिविल सूट्स। क्वेश्चन का आंसर, तो आंसर इसका ये है ए वाला। ठीक है, तो कोर्ट डिग्री में प्रिंसिपल सम पर प्री सूट इंटरेस्ट पेंडेंटिलिटी इंटरेस्ट और डिग्री की डेट से पेमेंट तक फ्यूचर इंटरेस्ट रीजनेबल रेट पर ग्रांट कर सकती है। नेक्स्ट हमारा सीबीसी की धारा 35 के तहत सामान्य नियम के अनुसार बाद की लागत किस पर निर्भर करती है? तो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोड एंड जनरली फॉलो द इवेंट, या फिर ऑलवेज बी बर्न इक्वली बाय द पार्टीज, always payable by the plaintiff regardless of outcome, fixed by statute at a flat fee irrespective of the case। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोड एंड जनरली फॉलो द इवेंट। नेक्स्ट है सीपीसी की धारा 35 में किस स्थिति में प्रतिकारात्मक लागत का प्रावधान करती है? जैसे फॉल्स और वेक्सेसियस क्लेम्स और डिफेंस, या फिर डिले कॉज्ड बाय अदर पार्टी ड्यूरिंग ट्रायल, नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, विड्रॉल ऑफ सूट विद लिबर्टी टू फाइल अफ्रेश। ठीक है, आंसर करो इसका क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं इससे, और ये कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, और शायद लास्ट बार भी ये आया था आईबीपीएस एसओ में, और एआईबी में तो आया ही था, मेरे को पक्का याद है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा फॉल्स और वेक्सियस क्लेम और डिफेंस। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 35 बी ऑफ सीपीसी डील्स विद कॉस्ट इम्पोज्ड फॉर। तो सीपीसी की धारा 35 किस उद्देश्य से लगाई गई लागत से संबंधित है? कॉजिंग डिले इन द प्रोसीडिंग्स बाय द पार्टी, फाइलिंग अ फॉल्स एफिडेविट, नॉन अपीयरेंस ऑफ अ विटनेस, या फिर फाइलिंग एन अपील विदाउट प्रॉपर स्टाम्प। क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर हमारा कॉजिंग डिले इन प्रोसीडिंग्स बाय अ पार्टी। ठीक है, कोई भी पार्टी है केस को डिले कर रही है, देर कर रही है जानबूझकर, तो उस पर कॉस्ट लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे 25 के 25 हमने देख लिए, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपको लॉ प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग और बंडल चाहिए पूरा का पूरा जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आईबीपीएस एसओ के लिए, 20 मिलेंगे जुडिशरी के लिए, और इस सब मटेरियल मैंने एआईबी और जुडिशरी और आईबीपीएस एसओ तीनों वालों के लिए बनाया है, तो सब कुछ आपको एक ही बंडल में मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट 399 का पेमेंट करना है इस कोई क्यूआर पर या फिर इस नंबर पर, और स्क्रीनशॉट मेरे को सेंड कर देना है। 1 से 2 घंटे में आपको पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।